नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है IAS/टेल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहां पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम डेली बेस पे तो हिंदू का हिंदी में एनालिसिस करते हैं। वहां पे भी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसी के मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करता हूँ। और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस नहीं रखते, जैसे पॉलिटिकल न्यूज और पॉलिटिकल एडिटोरियल है, उसको हम ज्यादा डिस्कस करते नहीं है, जिससे क्या होता है इफेक्टिव टाइम मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए और आप अपनी नोट्स भी बना सके। जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है इसके लिए मैं पॉइंट पे हाईलाइट करके आपके लिए रखता हूँ, आपको पता चले कि भाई कितने महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जो मेन चीज होती है, मेन बॉडी होती है, तो आपके लिए नोट करनी जरूरी है। जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए आप अपनी अटेंडेंस जरूर से दीजिए। आप कहाँ से, आपका नाम और प्रेजेंट सर, थैंक यू सर करके कमेंट कीजिए, तो पता चले कितने बच्चे हैं जो रेगुलर बेस पे करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का रिजल्ट आ गया है और उसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करवा दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, या तो आप IAS लाइफस्टाइल सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स मेंस के, तो आप हमारी वेबसाइट IASlifestyle.com की मुलाकात ले सकते हैं। वहां पे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो इम्पोर्टेंस न्यूज होती है, ठीक है, उसी के मैं डिस्कशन करता हूँ। बस याद रखें, जो भी रिपीटेड टॉपिक होते हैं, ठीक है, उसमें हम ज्यादा डिस्कशन करते नहीं है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले एडिटोरियल की, जहां पे बात हो रही है यूनाइटेड नेशन के 75 साल खत्म होने को है। और जैसे यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की जो आवश्यकता है और कैसे रिफॉर्म होना चाहिए, वो मैंने डिटेल में आपसे डिस्कशन किया हुआ है। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में भारत को क्यों परमानेंट सीटें होनी चाहिए, और वो हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जो सिनारियो है 1950 के बाद 1956 से लेकर कंटिन्यू अब तक, उन सारी चीजों का एक मैं आपको कह सकता हूँ यहाँ पे ब्रीफ हिस्ट्री बताई गई है शॉर्ट में। तो वही मैं डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले आपको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर पता होगी, 1962 में जो चाइना वॉर हुई थी तिब्बत वाला रीजन के लिए, तो वो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया, वो भी आपको पता होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम 1919 एरा की। उस एरा में क्या हुआ था, उस एरा में सोवियत यूनियन है उसका विघटन हुआ था। दूसरा जो 1991 में जो हमारे लिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट था वो जरूरी था, वो था लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। सेम उसी एरा में हुआ था, दोनों के पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए। जो जरूरी था फ्यूचर के लिए वो हुआ, लाइसेंस राज खत्म हुआ था, सब प्राइवेट सेक्टर में आगे बढ़ रहे थे, डेवलपमेंट हो रहा था इकोनॉमिकल। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण है वो है कि मान लो यूनाइटेड नेशन का जो गठन हुआ था, मैंने आपसे कल भी एक डिटेल में डिस्कशन किया था कि 1945 के बाद जो 5 परमानेंट मेंबर है, P5 जो कंट्री है, तो वो महासत्ता थी, उनके पास पावर थी, उनके प्रिंसिपल और पावर को बैलेंस रखने के लिए यूनाइटेड नेशन में उनको परमानेंट सीट दी गई। उनके पावर के लिए उनको वीटो पावर दी गई। उनको बताया गया कि जो पूरे विश्व के जो जरूरी डिसीजन है वो आप लीजिए। इससे क्या होगा, वो खुद एक मेंटर बन जाएंगे, तो वो दूसरों के लिए खतरा बनेंगे नहीं, वो आपस में लड़ेंगे नहीं, वो कोऑपरेशन करके काम करेंगे। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण चीज है वो मैंने आपसे कल भी डिस्कशन की थी, वो चीज ये थी कि जो P5 कंट्री है वो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार और अपने जो जरूरी है, अपने लिए जो बेनिफिशियल है, उसी को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। तो हमने अमेरिका में ईरान वाला इशू देखा था, फिर नाटो ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, वेस्टर्न कंट्री का, वहां पे युगोस्लाविया पे भी इसी प्रकार से अपने जो टेंशन है वो थोपे गए थे, ठीक है। लेकिन इसका विरोध कैसे करें यूनाइटेड नेशन में, जबकि उनके अगेंस्ट ही काम हो रहा है, उनके जो P5 कंट्री वही इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो ये क्या दिखाते हैं, ये यूनाइटेड नेशन है उसके जो खामियां है उसको उजागर करते हैं। तो ये तो एक बात होगी, इसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है। दूसरा यहाँ पे इंडिया में दिखाया गया है, इंडिया को जो अपना न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर जो अपनी पावर है उसको इंडिया बढ़ा रहा है, ठीक है, उसको टारगेट किया जाता है। तो वहां पे मैंने आपसे जो न्यूक्लियर है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर है, उसमें इंडिया को कैसे फायदा हो सकता है, तो उसमें हमने एनपीटी की भी मैंने आपसे की भी डिटेल में डिस्कशन की हुई है। मेन चीज जो इंडिया पक्ष रखता है उसमें जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इंडिया न्यूक्लियर पावर क्यों रखता है, तो हमने जो ये 2 वॉर कंडीशन देखी, उसके बाद हमारे जो नेबर कंट्री है चाइना और पाकिस्तान दोनों,
दोनों के पास, और दूसरे भी यदि हम जोड़ दें तो न्यूक्लियर वेपन है जो इंडिया के लिए खतरा बन सकते हैं। इंडिया जोखिम उठा सकता नहीं है, ठीक है। तो इंडिया ने भी क्या किए है, न्यूक्लियर वेपन डेवलप किए। पोखरण वाला जो हमने टेस्टिंग किया था भी डिस्कशन यहाँ पे की गई है, आप देख सकते हैं पोखरण न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग, ठीक है, जो पूरे विश्व को सरप्राइज किया था 1998 की ये बात है। इसके ऊपर पोखरण मूवी भी आई हुई है, ठीक है। यदि आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, आपको समझने के लिए आसानी होती है। अभी यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, उस पर फोकस करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण वो है जो इंडिया को यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट सीटें क्यों मिलनी चाहिए। तो मैंने जैसे आपको काफी सारे पॉजिटिव जो इंडिया के बारे में है वो बताया है, जैसे कि इंडिया के द्वारा अपने जितने भी नेबर कंट्री उनको जब कभी भी मदद की जरूरत होती है तो इंडिया के आगे आके उसको करता है। कोरोना वायरस में भी जब पूरे विश्व को मेडिसिन की आवश्यकता थी तो इंडिया ने के फार्मा जो इंडस्ट्री थी उन्होंने उनके लिए भी मेडिसिन सप्लाई की थी, इंडिया ने उनको भी हेल्प की थी, इंक्लूडिंग अमेरिका, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि भाई महासत्ताओं को हमारी जरूरत नहीं, उनको भी है। इंडिया का प्रेजेंस अच्छा है। हम इंडो पैसिफिक रीजन में बात करें तो चाइना का जो डोमिनेंस बढ़ रहा है, ठीक है, चाइना अपना डोमिनेंस जो बढ़ा रहा है उसको भी यदि कोई काउंटर कर सकता है तो वो भी इंडिया है। और इंडिया में जो पॉपुलेशन वाइज हम बात करें, ठीक है, तो उसमें भी प्रेजेंट पॉपुलेशन वाइज भी प्रेजेंटेशन अच्छा है, और ग्लोबली हम बात करें तो इंडिया साउंड भी है। इसका पहला पहला हमको देखने को मिला कि भाई जब भी यूनाइटेड नेशन में इकोनॉमिकल फोरम का गठन होता है तो इंडिया को वहां पे प्रेजेंस मिलता है, ठीक है। और हमने वुमन एम्पावरमेंट में जो बात करें, ग्रीन एनर्जी में हम बात करें, सोलर एनर्जी में बात करें तो इंडिया का रोल ज्यादा है, इंडिया का कोऑपरेशन ज्यादा है, ठीक है। इससे क्या होता है, इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस ज्यादा होने की वजह से इंडिया का प्रेजेंस पूरे ग्लोबल में ज्यादा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि भाई जो मैंने आपसे डिस्कशन किया है कि P5 कंट्री है वो अपने इकोनॉमिकल, जियोपॉलिटिकल और सोशल बेनिफिट के अनुसार ही डिसीजन लेते हैं, जबकि उसको परमानेंट सीटों को जो G4 कंट्री मैंने आपको डिटेल में बताया है, G4 कंट्री में कौन कौन सी कंट्री आएगी जो परमानेंट सीटों के लिए दावा करते हैं। जिन भी बच्चों को पता है वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो वो कंट्री का अपना खुद का जो रोल है वो है कि यदि आप ग्लोबली सोचते हो, सबका भला लेके चलते हो, सबको साथ लेके चलते हो, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। उससे बेनिफिट होता है आने वाले फ्यूचर को। यदि हम आज अच्छा काम कोई शुरू करें तो उसका बेनिफिट हमारे आने वाले जो भी नस्लें हैं उसको मिल रहा है। तो उसमें इंडिया का रोल सबसे अच्छा है, ठीक है। इंडिया को पॉजिटिव वे में देखा जाता है, इसलिए उसकी परमानेंट सीटों के लिए भी दावेदारी की जाती है। फिर बात करते हैं यहाँ पे जैसे बताया गया फार्म बिल के ऊपर, ठीक है, पंजाब को लेके जो बात है वो यहाँ पे बताई गई है। हालांकि मैंने फार्म बिल के ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है और उसका नोटिफिकेशन भी मैं आपको जो अपने डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर होता है उसके आखिरी में भी मैं रखता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो पंजाब के फार्मर के बेनिफिट में जो बात की जाती है उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। फिर बात करते हैं स्टेट और सेंट्रल की जो प्रॉब्लम है उसको। सबसे पहले समझिए पंजाब के अनुसार जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है यानी छोटे किसान है, ठीक है, उनके लिए ये कोई बेनिफिशियल है नहीं। यहाँ पे स्पेशली मेंशन की गई है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कि भाई जो भी कोई कॉरपोरेशन है जो फार्मर के साथ जुड़ के उनसे काम कर सकती है, तो ऐसे छोटे फार्मर वो अपना बेनिफिट या पॉलिसी में उसको कंपनी के सामने लड़ नहीं सकते, सच्ची बात है। दूसरा यहाँ पे एक दूसरी चीज जो फोकस की गई है वो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भाई इंडिया में 86.2% फार्मर ऐसे हैं जिनके पास 5 एकड़ से भी कम जमीन है, ठीक है, 5 एकड़ से भी कम जमीन है, और उसमें भी 2 एकड़ वाले ज्यादा है। समझिए, अभी आपको एक चीज पता होना चाहिए, 1 एकड़ यानी कितना गुंठा और कितना बीघा, ठीक है। जिस भी बच्चे को पता है वो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और 1 हेक्टर यानी कितने एकड़, वो भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हो सकता है आप आगे जाके फ्यूचर में यूपीएससी एग्जाम पास करके आईएएस बने, तो सिविल केस के अंदर आपको लैंड रिफॉर्म के साथ जुड़े हुए लैंड प्रॉब्लम वाले, जैसे परिवार में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन या किसी ने किसी की जमीन ले ली है, ऐसे केसेस ज्यादा आएंगे। तब आपको इन्हीं सारे जो पैरामीटर है, एकड़, हेक्टर, ठीक है, गुंठा, वो सब की जरूरत पड़ेगी। तो वो देख लीजिए, वो कमेंट कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए फ्यूचर में यदि आप बनते हैं और आपसे यदि आपके पिताजी या आपके दादाजी कोई भी अगर किसान है तो आपको समझने में आसानी होगी कि 5 एकड़ यानी कितना होता है और 2 एकड़ यानी कितनी जमीन होती है। छोटे फार्मर का जो तय किया जाता है वो किस प्रकार से तय किया जाता है। तो उनकी बात सच्ची है, यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो जो छोटे फार्मर है वो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के जो ओनर है
उनको डील नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिसी में ऐसे काफी सारी चीजें लिखी होती है जो कंपनी के बेनिफिशियल में रहती है, ना कि हो सके कि किसान के बेनिफिट में। हो सकता है वो उनसे, मैंने जैसे आपको उस लेक्चर में भी बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्राइसिंग पहले से तय हो जाती है, लेकिन उस कंडीशन में मान लो कंपनी बंद हो जाती है या कंपनी खरीदती नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। वो तो ठीक है, चलो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उन्होंने जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया इतने में बेचेंगे, यदि वो नहीं खरीदते तो उनके पास एपीएमसी या दूसरे कोई भी विकल्प रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। पर दूसरा कि भाई मान लो कि उनसे वो ले ले, खरीद ले, लेकिन जो प्राइस तय किया गया उस प्राइस से ना ले, या उस क्वालिटी में कुछ खराबी ऐसा करके कम प्राइस में ले, तो इसके लिए क्या किया जाए, क्या प्रावधान हो सकते हैं, ठीक है। इसमें भी इसमें बताया गया है कि आप जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, डीएम होते हैं, अब जो जिला के अधिकारी होते हैं उनको ही, या उनके द्वारा जो ट्रिब्यूनल का गठन होता है, ठीक है, उनको ही आप कंप्लेन कर सकते हैं, आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। ये प्रावधान बताया गया है जो गलत है, इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाता है। हालांकि मैंने आपसे काफी सारी डिस्कशन की हुई इसके बारे में कि हम पूरे भारत के किसान को देखें, ठीक है, एपीएमसी में जाने का मेन बेनिफिट क्या होता है, एमएसपी पे क्या हो सकता है, प्रोक्योरमेंट हो सकता है। तो एमएसपी पे यदि कोई किसान अपनी क्रॉप बेचता है तो ऐसे पूरे 6% ही किसान ऐसे हैं जो अपने जो फसलें वो एमएसपी पे बेचते हैं, उसमें वो 6% में भी मेजोरिटी पंजाब से है, यानी बाकी भारत का आप अपने हिसाब से सोचो। दूसरी चीज यहाँ पे जो फोकस की जा रही है कि भाई एपीएमसी के बाहर जो भी कोई खरीद बिचौलिया या कोई भी खरीदी बिक्री होगी तो वहां पे कोई भी फीस लगेगी नहीं, वहां पे ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा नहीं। जो किसान है वो ट्राई करेंगे कि हम अपनी जो फसल है, ठीक है, वो हम अपनी फसल एपीएमसी में ना बेच के एपीएमसी के बाहर बेचे, और वहां पे जो खर्चा या हमें कुछ चार्जेस देने पड़ते थे वो हमारे पास बचेंगे, ठीक है, तो वो उनके लिए तो बेनिफिट ही है, तो उसमें ज्यादा बेचने के लिए ट्राई करेगा। तो यहाँ पे किसान को बेनिफिट होगा, लेकिन उनका कहना ये है इससे एपीएमसी नहीं रहेगी। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण, एक एमएसपी वाली मैंने बात बता दी, तो वो एपीएमसी में उनके पास एक ही ऑप्शन था। हालांकि यहाँ पे जैसे मैंने काफी बताया कि भाई पहले किसानों को एपीएमसी में ही बेचना पड़ता था, वहां पे ही एमएसपी मिल सकती है, लेकिन जो मैं कंपनियों की बात बताता हूँ जो एपीएमसी से खरीदते हैं वो भी महंगे दामों में ही खरीदते हैं, ठीक है, और वो भी अपने से जितनी भी कोई ट्रांजेक्शन या जो ट्रेड फीस है वो पे करते हैं, किसान भी करता है। तो इसे एपीएमसी और बिचौलिए जो मिडल मैन है, जिनके पास लाइसेंस है खरीद बेच करने का एपीएमसी में, उनको तो बेनिफिट होता है, लेकिन जो खरीद रहा है उसको कुछ नहीं होता, जो बेच रहा है उसको पानी के भाव में बेचता है, तो उनको दोनों को प्रॉब्लम है। वो दोनों मिल जाते हैं अगर एपीएमसी के बाहर, तो उन दोनों को बेनिफिट होगा, क्योंकि वो जो एपीएमसी में जितने में खरीद सकते हैं उतना पैसा यदि किसान को देते तो किसान के लिए बेनिफिट होगा। अब बात आते हैं उस चीज के बारे में जहां पे हम बात करें शेड्यूल 7 में जो कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है, ऐसा मुद्दा कि जहां पे स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बनाए, तो उसमें मैंने आपको क्लियर मेंशन कर दिया है कि उस कंडीशन में जो सेंटर लॉ बनाएगा उसका लॉ ज्यादा इंप्लीमेंट होगा, यदि स्टेट का अपना हर एक जो चीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, उस स्टेट के ऊपर डिपेंड रहता है। दूसरी चीज, जैसे एक पॉइंट एक हाईलाइट किया जा रहा था कि भाई जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट लिस्ट में है, तो वहां पे सेंटर कैसे लॉ बना सकता है, ठीक है, ये लीगल नहीं है, इनलीगल है, उस प्रकार से इसको देखा जा रहा था। तो सेंटर ने बताया था 13, हमने देखा था 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स से जुड़े, प्रोडक्शन सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े जो फूड स्टफ है उसके अंदर जो सेंटर है वो लॉ बना सकता है, ठीक है, सेंटर के पास इतने पावर है तो वो लॉ बना सकता है। दूसरी चीज मैंने आपको एक सीधे सीधे बताई थी, जो सेंटर है उसने ये ट्रेड एंड कॉमर्स में अपने जो बिल है उसको बनाया है, उसने एपीएमसी में कोई चेंज किया नहीं है। एपीएमसी का टोटली कंट्रोल स्टेट के पास है, स्टेट अपने हिसाब से उसमें रिफॉर्म ला सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ये करने से जो स्टेट है वो एपीएमसी में सुधार नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, और हर स्टेट में एपीएमसी के अपने खुद के जो सुधार किए गए हुए जो एक्ट है वही इम्प्लीमेंट है, ठीक है। सेंटर ने एपीएमसी एक्ट में कोई चेंजेस नहीं किया, हालांकि एपीएमसी में भी एक्ट में भी क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या क्या रिफॉर्म करने चाहिए, वो भी मैं डिस्कशन आपसे कर चुका हूँ। वो स्टेट कर सकता है, उसकी पावर स्टेट के पास है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है और मिडल मैन है जिनके पास लाइसेंस है उसका दबदबा बढ़ गया था, वो अपने पावर का मिस यूज करने लगे थे, ठीक है। इससे भी क्या इसको बनाया गया था कि ताकि किसानों को अपना बेनिफिट मिले,
जो नहीं मिल पाता था, क्योंकि किसान के लिए एक एपीएमसी एक ही रास्ता था। लेकिन मैंने जैसे बताया कि उसके पास यदि कोई दूसरा ऑप्शन हो जाता है, सीधे सीधे जो फूड इंडस्ट्री है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनका क्रॉप है वो खरीद सकता है, उसके पास कोल्ड स्टोरेज या स्टोरेज की प्रॉपर फैसिलिटी है, जो कि एपीएमसी के अंदर गवर्नमेंट खुद अपने से बना नहीं सकती, तो वो इंसान उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। ठीक है, जो भी वो अपने बाहर यानी मिनिमम सपोर्टेड प्राइस या अपने जो भी कोई प्राइस है उससे ज्यादा या कम उसको दे सकता है, उससे खरीद सकता है। फिर कंपनी को चाहिए तो कंपनी उससे भी खरीद सकती है। तो उनके लिए ऑप्शन खुला रहेगा। पहले क्या होता था, स्टॉक जो करना होता है उसमें लिमिटेशन होती थी, तो प्राइवेट प्लेयर आते नहीं थे, तो भी उसमें आएंगे। इसको देखा इस प्रकार से जा रहा है कि किसान के लिए तो पहले से ही सारे रास्ते खुले, लेकिन इसके लिए और ऑप्शन खुल जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाएगा, कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बेनिफिशियल देखा जा रहा है। अभी बात करते हैं मुद्दे की, क्योंकि अभी पंजाब और राजस्थान दोनों आ रहे हैं कि भाई जो फार्म एक्ट है, ठीक है, वो हम अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट फिर से जो मेन लॉ बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन उसको उठाएगा, वहां पे देखेगा कि भाई सेंट्रल लॉ बना सकता है कि नहीं बना सकता है, बना सकता है। वहां पे उनके जो बेनिफिट दिखाए गए उससे उसके वो बेनिफिट उनको मिल सकते हैं नहीं मिल सकते हैं। एपीएमसी में कुछ सुधार करना है तो स्टेट कर सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या किया है, एक प्रावधान कर दिया है, ठीक है, सेंटर ने, कि भाई किसानों को बेनिफिट हो और जो प्राइवेट प्लेयर है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि सेंटर ने एपीएमसी खत्म कर दिया। स्टेट यदि चाहती है तो एपीएमसी में सुधार कर सकता है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ताकि किसान एपीएमसी में बेचे, ऐसी कोई प्रावधान कर सकता है। लेकिन फिर भी वहां पे एक ही बात आ जाती है, एपीएमसी के बाहर किसान बेचेगा तो उसको ना तो कोई फीस देनी है ना तो कोई ट्रांजेक्शन चार्जेस देना है, तो वो बचाने के लिए भी वो बाहर जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से उसको फोकस किया जा रहा है कि हम रिफॉर्म लाए भी तब भी किसान एपीएमसी में आएंगे नहीं, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस पर बेचने क्यों आएंगे नहीं। यदि उनको बाहर ही उनकी प्राइस मिल जाएगी तो एपीएमसी क्यों आएंगे। तो ये बेटर है, किसान के लिए एक कंपटीशन वाला मार्केट खड़ा होगा, और कंपटीशन वाले मार्केट में हमेशा फायदा कस्टमर का होता है, यहाँ पे फार्मर का होगा। वैसे भी अब मैंने जैसे पूरी चेन में आपको बताया था, फूड सिस्टम जो है वहां पे जो उगाने वाला है, जिस मेहनत करता है किसान, उसको कम प्राइस मिलता है, और जो खरीदने वाला है यानी फाइनल कंज्यूमर हमको ज्यादा प्राइस ही देना पड़ता है। तो बीच में ये लोग इतने कमाते हैं कि जितने लोग जो किसान है वो अपना फसल उगा के नहीं कमाता, उतने तो बिचौलिए कमाते। तो उनको इस सिस्टम से दूर करने का कार्य किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, इसी चीज को हाईलाइट किया गया है। देखना क्या है अभी सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसीजन लेता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेनली ऐसा जब कभी भी होता है, ठीक है, तो तब क्या होता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखता है। स्टेट और सेंटर में कौन से लोग किस प्रकार से और किसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए उस पर ज्यादा फोकस करके वो आगे बढ़ जाता है। फिर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एडिटोरियल में, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस को ध्यान में रखते हुए जो इंडियन मुस्लिम है वो ज्यादा खुश है। कैसा कैसा ऐसा कहना किसका है, मोहन भागवत जी का, ठीक है, आरएसएस के जो मुख्य हम कह सकते हैं सूत्रधार है, ठीक है, उनका कहना है। और कई मायनों में सच भी है। सच होने का कारण क्या है वो मैं बता देता हूँ, आप मुझसे सहमत भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते। आप सीरिया की बात करो, आप लीबिया की बात करो, या इसराइल वाले बात करो, या दूसरे ऐसा कोई भी रीजन, ठीक है, जहाँ पे उनको आजादी नहीं है, ठीक है, जीने जीने के लिए। जैसे इंडिया में आप कहीं पे भी जा सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप जैसे उसमें लिमिटेशन है लेकिन इतनी भी नहीं, आप अपनी बात रख सकते हो जब कभी भी। ऐसी कई सारी जगह, ठीक है, आपने चाइना में भी देखा होगा, जो पूरा एक रीजन है वहां पे उसको लॉक करके रखा जाता है। ठीक है, वो सब चीजें आपको पता ही होगी। मेरे तरीके से तो यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं, लेकिन मैं ऑल ओवर सभी भारतीयों की बात करता हूँ। जितनी फ्रीडम और जितनी हैप्पीनेस आप इंडिया में हो सकता है उतने हैप्पीनेस और उतने खुश अब दूसरी कोई जगह पे ना हो, क्योंकि वहां पे ड्राइविंग चलाने के रूल्स, वहां पे जो हम पान खा के थूकने वाली जो चीज है उसको लेके, सफाई को लेके, यहाँ तक देखने, बोलने और बिहेवियर करने को सभी जगह पे इतने रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, कि इंसान सोचेगा कि घर आएगा तब तक पता चलेगा उसने 3-4 क्राइम कर लिए है और उसके लिए अभी उसको सजा होने वाली है। इंडिया इज अ हैप्पी कंट्री, ठीक है, वहां पे जो सिविल लिबरलिटी है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा है। मेन जो लिबर्टी होनी चाहिए, आजादी विचारों की, एक्सप्रेशन की, वो ज्यादा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच स्पीच तो है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, और आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई, थियोरेटिकल फॉर्म में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आप अपने से डिस्कस करके देख सकते हैं। यदि आपको कोई दुविधा भी है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। मेरा भी मानना यही है, और मेरे भी दोस्त है, मेरे भी स्टूडेंट है, ठीक है, वो सब खुश है स्पेशली। तो आप कैसे है ये मैं बता सकते हैं मुझे, यदि आप बताना चाहें तो आपकी मर्जी। फिर बात करते हैं अभी जो अमेरिका के इलेक्शन है उसके बारे में। तो मैंने आपसे कल भी डिस्कशन किया था, जब अमेरिका का इलेक्शन का डिस्कशन किया था तब इंडिया की डिमांड मैंने आपको बताई थी, ठीक है। आज भी हम अभी डिस्कशन करेंगे आगे, जो वर्ल्ड का जो न्यूज है उसमें देखेंगे। तो इंडिया चाहता है जो H1B वीजा है, ठीक है, जिसमें जो इंडियन आईटी एक्सपर्ट होते हैं उनको वर्किंग वीजा प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे क्या होता है, इंडियन जो आईटी एक्सपर्ट होते हैं वहां पे जाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, इंडिया भेजते हैं, तो इंडिया को रेमिटेंस का इनकम होता है, इंडिया के लिए अच्छा है, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट होता है। इस कंडीशन में मान लो H1B वीजा को रोक दिया गया था डोनाल्ड ट्रम्प जी द्वारा, ठीक है। तो ये सारे जो लोग वहां पे ऑलरेडी जो कार्य कर रहे थे वो बेरोजगार हो जाते हैं, और इंडिया में पहले से ही बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है, ठीक है, उसको इंडिया काउंटर नहीं कर पाएगा। तो इंडिया का सब सीधे सीधे इंडिया ने डिमांड रखा, हमारा वोट उसी को जो हमें वीजा देगा उसी को, ठीक है, उसी प्रकार से, यानी हम उसी को वोट देंगे जो हमें वीजा की परमिशन देगा, स्पेशली H1B वीजा, ठीक है। और B1 वीजा, बिजनेस वीजा, इसके अलावा जो बाकी एल वीजा है और दूसरे भी वीजा है उसकी भी मैंने आपसे डिटेल में डिस्कशन करके रखी हुई। ज्यादा टॉपिक की डिस्कशन अभी जो हम आगे, प्रेसिडेंट से इलेक्शन अगले महीने होने वाला है, ठीक है, उसके अगले महीने अपने को पता चल जाएगा कौन प्रेसिडेंट बनते हैं। आपको मुझे बताना है आपको क्या लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से फिर से प्रेसिडेंट बनेंगे, या जो बिडेन जी है, ठीक है, और कमला हैरिस है वो बनेंगे। आपके अनुसार यदि आपने डिबेट देखी, ठीक है, और आप डिसीजन ले सकते हैं। आज भी हम देखेंगे डिबेट के काफी सारे पॉइंट आज द हिंदू में भी आए हैं, उसको पढ़ के आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ट्रम्प जीतेगा तो ट्रम्प विन और बिडेन जीतेगा तो बिडेन विन करके कमेंट कर सकते हैं, तो पता चलेगा आप एक्यूरेटली कितने सही हो सकते हो, ठीक है। तो आगे डिस्कशन बढ़ाते हैं। तो सबसे फ्रंट न्यूज में एक न्यूज आई है जो कि बेस है पाकिस्तान को लेके, क्या न्यूज है उसकी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे पाकिस्तान को FATF के द्वारा फिर से ग्रे लिस्ट में रखा गया है, रीजन बताया गया है कि पाकिस्तान ने जो टेरर है, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई कार्य किया नहीं है। FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के अंदर जो भी कोई कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होते हैं उसको वॉच रखना और उसको कंट्रोल करना, ठीक है। ग्रे लिस्ट में रखा है तो भी कंटिन्यू, ठीक है। ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं रखते, तो इसका रीजन अमेरिका है, उसका कारण भी क्या है वो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है, इसका मतलब अभी भी उसको जो कुछ फंडिंग होते हैं इंटरनेशनल फंड वो उनको नहीं दिए जा सकते। दूसरा, उसको दूसरी भी कोई कंट्री जो फंडिंग देती है वो भी अभी कंटिन्यू फंडिंग उसको नहीं दे सकते, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये भी डिस्कशन मैंने आपसे डिटेल में की है। आपको प्रिपरेशन क्या करना है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका कार्य क्या है, उसका कंट्रोल क्या है, उसके द्वारा क्या काम किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। फिर ये बिहार इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं मोदी जी और नीतीश जी M और N साथ में आके काम कर रहे हैं, और जैसे कि मोदी जी के अनुसार बिहार में कोई सबसे मुख्यमंत्री के लिए सबसे दावेदार यदि कोई इंसान है तो वो नीतीश जी है, ठीक है। अभी आप बिहार से है और उनके द्वारा क्या अच्छे कार्य किए गए हैं आप बता सकते हैं, ठीक है। वरना यहाँ पे तो जो भी कोई चीजें होती इतनी पता नहीं होती जितनी प्रॉपर इम्प्लीमेंट होती। हालांकि मोदी जी का जो इंटरव्यू उन्होंने बिहार के जो पुराने दिन थे लालू प्रसाद यादव जी वाले उनका भी जिक्र किया था, जो कि काफी मुश्किल में थे, ठीक है, जो कि क्राइम और करप्शन से जुड़े हुए थे, और स्पेशली हम काफी सारे घोटालों में हमने ऑलरेडी जो लालू जी है उनको जेल में रखा हुआ है, ठीक है। वो सब चीजें पता ही होगी। पॉलिटिकल है ज्यादातर तो, ठीक है, डिस्कशन नहीं करेंगे। आप पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है पॉलिटिकल न्यूज में तो आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे बात करूंगा सबसे पहले FATF जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले समझ लीजिए ये इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग। किस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग, क्या यानी किसी भी देश का कोई पैसा है वो लेके भाग जाना, ठीक है। भाग जाना यानी मान लो किसी बैंक से लोन लिया, जैसे नीरव मोदी जी है, विजय माल्या, उस प्रकार से ये मनी लॉन्ड्रिंग हो। और ब्लैक का व्हाइट भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ही आएगा, और डिटेल में कभी टाइम मिलेगा तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दूसरा है टेरर फंडिंग। अब टेरर फंडिंग में एक चीज आपको पता होगी,
टेरर फंडिंग में जैसे पाकिस्तान सबसे अच्छे से ऑपरेट करता है, किस प्रकार से वो समझिए। टेरर फंडिंग में क्या होता है, मैंने आपको बताया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलने के लिए 2M चाहिए, 2M। पहला है मनी और दूसरा है मैन। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास मान लो कि भाई मनी है तो उसको मैन पावर मिल जाता है, वो अपने से पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलता है। लेकिन यदि उसको मनी पावर रोक दिया जाए, ठीक है, तो उसके सारे कार्य यानी मैन पावर रहेगा तभी वो इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। तो उसको रोकने का काम जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसके द्वारा किया जाता है। उसके द्वारा ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट रखी जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, कंट्रोल होता है, सभी को पता होता है। अगर ब्लैक लिस्ट में डाल देता है तो उसको, ठीक है, अभी क्या होता है, इंटरनेशनल जो कोई फंड होते हैं वो तो उनको फंड मुहैया नहीं करवाते, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो चीज कि भाई यदि वो ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं तो दूसरी ऐसी काफी कंट्री है जो कि पाकिस्तान को फंडिंग करती है तो वो भी नहीं कर पाती। फंडिंग, किसी भी चीज का फंडिंग रुक जाएगा तो अपने आप से वो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो बंद होने की कतार पे आ जाएगा। तो FATF का यही कार्य है। आपसे FATF का ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, उसका कार्य क्या है, वो किस प्रकार से जो ब्लैक लिस्ट है, ग्रे लिस्ट है, उसके लिए काम करती है, ठीक है। कॉल फॉर एक्शन वाली जो चीज है वो भी मैंने आपसे डिस्कस की हुई है ब्लैक लिस्ट के बारे में। यदि किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है तो क्या क्या हो सकता है, वो भी डिटेल में डिस्कशन मैंने आपसे करके रखा हुआ। मेंबर कंट्री कितनी है, वो कब अपने जो ये रिपोर्ट है पब्लिश करती है, और डिटेल में मैं बात करूँ तो जो पाकिस्तान है, ठीक है, उसको क्यों ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जाता है, उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है, वो भी मैंने आपसे डिटेल में डिस्कशन करके रखा हुआ है, ठीक है। फिर आगे डिस्कशन करते हैं आज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, जो उन्होंने चेंजेस किए गए हैं उसको लेके वो डिस्कशन कर लेते हैं क्या क्या बात है। तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उनके द्वारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वहां पे उन्होंने जो इंटेग्रिटी पैक्ट है उसके अंदर जो इंटेग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स होते हैं उनका टेन्योर 3 साल का कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण है जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, स्पेशली करप्शन और ऐसे कुछ डिस्प्यूट जो ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं उसके लिए वो कार्य एक एक कार्य करती है। आपको पॉलिटी के अंदर जितने भी कमीशन है, ठीक है, उससे कभी ना कभी कोई महत्वपूर्ण काम यदि किया जाता है तो क्वेश्चन आ सकता है। इससे ऐसे जो कोई भी रिफॉर्म आते हैं, ठीक है, स्पेशली ऐसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इंटेग्रिटी पैक्ट है, वहां पे तो प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। दूसरी यहाँ पे जो मेन बात है कि भाई गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वहां से किसी भी व्यक्ति को सेक्रेटरी या सेंट्रल गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट पे स्केल दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी शेड्यूल ए के हायर पोस्ट में यदि रहता है, ठीक है, CMD या मैनेजिंग डायरेक्टर है या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो उसको कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन पता होना चाहिए। एलिजिबिलिटी दी गई है कि यहाँ पे मेंबर है वो कौन चुन के आ सकते हैं, तो मेंबर वही चुन के आ सकते हैं जो कि ऑफिसर हो, आर्म फोर्सेस के रिटायर, ठीक है, जनरल के पोस्ट तक के पहुंचे हुए व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को बनाया जा सकता है, ठीक है, जो जो भी कोई पब्लिक सेक्टर होगा उसके लिए। और उन्होंने चीफ विजिलेंस ऑफिसर की तरह भी कार्य किया हो कभी भी ना कभी। इससे क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को वहां पे रखने का, उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है, ठीक है, उस कार्य को रिकग्निशन अच्छे से किया जा सकता है और उसको समझा अच्छे से जा सकता है। इस प्रकार से इसको बताया गया है। मेनली आपको जो प्रिपेयर करना है वो है कि जो CVC है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसको प्रिपेयर करना है। और अभी यहाँ पे जो IEM है, इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स, ठीक है, उनका टेन्योर अभी 3 साल कर दिया गया है, ठीक है। और टेन्योर को लेकर भी काफी सारे पहले से ही कार्य हो रहे थे, तो अभी फाइनल डिसीजन आ गया है। फिर बात करते हैं आज के इंटरनेशनल न्यूज में, तो जो पहली न्यूज है वो है अमेरिका में ट्रंप और बिडेन को लेकर। तो जैसे कि एक मैंने आपसे पहले भी एक डिस्कशन की थी जहाँ पे वेस्ट एशिया वाला जो टॉपिक था उसकी मैंने डिटेल में आपसे जो डिस्कशन की थी, वहाँ पे दो चीजें मैंने आपसे सेपरेटली डिस्कस की थी कि भाई इंडिया है, ठीक है, अभी इलेक्शन कैसे होते, इलेक्शन ऐसे होते, जरूरी नहीं है ट्रम्प जीते, ठीक है। हालांकि मैं आपको अपना व्यू बताऊं तो ट्रम्प के जीतने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। हार भी सकते, ऐसा नहीं मैं सपोर्ट कर रहा हूं तो जीत ही सकते, लेकिन इंडिया कभी भी क्या करता है, ठीक है, जैसे हम जनरल बात करें, बीजेपी खड़ी हो, कांग्रेस खड़े हो या
आरजेडी या बीएसपी या सपा या कोई भी पार्टी, ठीक है, इलेक्शन से पहले सभी पार्टी को अपना अपना जो चाहिए, जैसे मैंने आपको बात किया था, अभी इंडिया को वीजा चाहिए, दूसरा कि भाई ट्रेड में कुछ जो उनके द्वारा टेंशन लगाए जाते थे, ठीक है, पहले इंडिया डेवलपिंग कंट्री में रखा था, तो इंडिया को बेनिफिट मिलता था, कम टैरिफ लगता था, तो उसके बेनिफिट में था, वो टैरिफ बढ़ा दिया है, तो उससे क्या होता है, ट्रेड नहीं होता है, क्योंकि जब भी कभी टैरिफ बढ़ता है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि भाई जो भी ट्रेड हो रहा होता है स्मूथली, वो स्मूथली नहीं होता, तो वहाँ पे इकोनॉमिकल तो बेनिफिट के लिए तो हमने किया ही, सबसे पहले हमने किया है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प जी ने जो वीजा पॉलिसी उसमें चेंजेस कर दिए, उसको हमने रोका हुआ कि भाई उस वीजा में आप क्या कीजिए, हमको वीजा प्रदान कीजिए इंडिया को स्पेशली, उसमें ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए वो नहीं कर सकते, कर सकते हैं। दूसरा, मैंने बिडेन जी की एक बात तो आपको कल शायद आपके पास पहुंच भी गई होगी या नहीं पहुंची होगी, उन्होंने बताया कि भाई मैं इंडिया से काफी जुड़ा हूँ, मेरे घर में भी दिवाली मनाई जाती, ठीक है, यदि मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ तो इंडिया के बेनिफिशियर में ज्यादा रहेगा। हालांकि जब इलेक्शन होता है तब सब ऐसा ही बताते हैं हम उनके साथ हैं, लेकिन हम भी कम नहीं है, हम भी दोनों के साथ चलते हैं, हम चाहते बिडेन भी जीते, हम चाहते ट्रम्प भी जीते, जीते जो भी, लेकिन इंडिया का जो पर्पज है वीजा का, फिर ट्रेड का, ठीक है, इकोनॉमिक्स का, सपोर्ट का, वो ऐसे ही बना रहे, क्योंकि इंडिया को सब चीज है, जैसे हेल्थ सेक्टर की बात करें, क्लाइमेट पॉलिसी की बात करें, फिर पेंडेमिक जो चल रहा है उसके लिए मेनली सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल ट्रेडिंग में, तो वो हमें मिलना चाहिए, वो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, वो कोई भी प्रदान करे, डोनाल्ड ट्रंप प्रदान करे या बिडेन जी प्रदान करे, ठीक है, अभी तक जिस प्रकार से अमेरिका का माहौल है और मेरी जिससे बात होती है, ठीक है, काफी सारे लोग हैं अपने जो वोटिंग करते हैं उनके हिसाब से, और आपने यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं उस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप जी के जीतने के चांसेस ज्यादा है कंपेरेटिवली बिडेन, फिर भी बिडेन जीतते हैं तो अपने को कोई टेंशन है नहीं, वो अपने जैसे कमला हैरिस अपने भारतीय मूल की है, ठीक है, हालांकि वो इस चीज को ज्यादा हाईलाइट करती नहीं है, लेकिन अपने लिए कोई दिक्कत नहीं, हम गर्व लेने के लिए कभी भी खड़े होते हैं, ठीक है, देखो हमारी जो भारतीय मूल की जो एक लेडी है, ठीक है, वो अगर जीतती है, ठीक है, उनकी पार्टी जीतती है तो वो वाइस प्रेसिडेंट होगी, ठीक है, वो महत्वपूर्ण बात है, तो इस प्रकार से काफी सारी चर्चा चलती है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा, तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जी जीते तो मेरी बात सच होगी, वो नहीं जीते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये तो ऐसा तुक्का लगाने वाली बात है, कोई सट्टा तो खेल नहीं रहे, ठीक है, तो आज के लिए ये जो भी इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी वो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कशन कर ली है, फिर से एक बार रिपीटेशन, जो भी बच्चे रेगुलर बेस पे करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली बेस पे जो करंट अफेयर एनालिसिस के लेक्चर देख रहे हैं वो अपनी अटेंडेंस जरूर से दीजिएगा, अपना नाम, एरिया का नाम, प्रेजेंस, थैंक यू सर करके वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का रिजल्ट आ गया है और उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करवा ली है, और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप हमारी एकेडमी की वेबसाइट ihLifestyle.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, तो आपके लिए वो फायदेमंद रहेगी, और ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे जब कभी भी डेली करंट अफेयर एनालिसिस के लेक्चर हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आपको भी कोई डाउट है कोई टॉपिक के ऊपर या एग्जाम से जुड़े तो आप वीडियो की कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, तो उस टॉपिक के लिए भी मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रदान करता हूँ। अभी चल रहा है अमेरिका में डिबेट वाला राउंड, ठीक है, अगले ही महीने इलेक्शन होंगे, ठीक है, इलेक्शन के बाद उसके अगले महीने हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है, कौन बनेगा अमेरिका का प्रेसिडेंट, ठीक है, रिजल्ट यानी जैसे ही अगला वोटिंग हो जाएगा उससे ही आइडिया आ जाएगा कि भाई कितने रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जी और बिडेन के, तो उसी प्रकार से हम रेशियो निकाल के डिस्कशन करके ही हम उसमें फाइनल कंक्लूजन ला सकते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन वही है जो जुड़ी है इस सभी चीज़ों से जो हमने कभी ना कभी डिस्कशन की हो, न्यूज़ आप देख सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर से डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर, कल रहेगा संडे का लेक्चर, ठीक है, वो महत्वपूर्ण रहेगा जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।